तो यहाँ पे आज का वीडियो शुरू करते हैं। माय डियर, जितने भी आप लोग सेकेंड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, सबको स्वागत है। देखिए, आज का वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। मैं पिछले लगातार कुछ दिनों से आप लोगों को लिए ऑब्जेक्टिव्स करा रहा हूँ। मैंने पहले ही बोला था कि पूरे जुलाई ऑब्जेक्टिव्स कराऊँगा, तो फाइनली ऑब्जेक्टिव्स ही मैं आपको पूरा अभी करा रहा हूँ और पूरे जुलाई ऑब्जेक्टिव्स कराऊँगा ही। तो इसी जुलाई ऑब्जेक्टिव्स के क्रम में यह छठा ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो है। तो आप लोग देखिए, समझिए, आपके एग्ज़ाम नॉलेज के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये वीडियो सब हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सेकेंड ईयर में ही पढ़ लेना है, एग्ज़ाम दे देना हो गया, नहीं। आगे के लिए भी ये सब ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। बेसिक नॉलेज ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए आज की इस वीडियो को फिर से शुरू करते हैं, जहाँ पे 100 के आसपास हम ऑब्जेक्टिव्स लेकर आए हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। प्रश्न है यहाँ पे, विटामिन सी की कमी से कौन से रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, सबको पता होना चाहिए। गुर्दे के कार्य को कृत्रिम ढंग से डैश द्वारा किया जाता है, डायलिसिस के द्वारा किया जाता है। जब किडनी फेल हो जाता है, दोनों किडनी, तो व्यक्ति को डायलिसिस करवाया जाता है, तो यह कृत्रिम ढंग से काम करवाता है, ठीक है ना। ब्लड को प्यूरिफाइड करता है। फॉलिक एसिड की कमी से क्या होता है? तो फॉलिक एसिड की कमी से न्यूट्रिशनल एनीमिया होता है, पोषण से कमी से एनीमिया होता है, ठीक है। आगे है यहाँ पे, सफ़ेद रक्ताणुओं की यानी WBC की संख्या में कम होने को क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया बोलते हैं, ठीक है ना, ल्यूकोपेनिया बोलते हैं। आगे बढ़िए, किडनी फेलुअर में सीरम क्रिएटिनिन का मात्रा क्या होता है? बढ़ा रहता है, बढ़ जाता है। किडनी फेल होने का संकेत है सीरम क्रिएटिनिन का मात्रा बढ़ा होना, ठीक है। आगे है, कॉर्टिसोल की मात्रा स्रावित हो, देखिए अधिक। कॉर्टिसोल कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्लैंड से। जो किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड होता है ना, दोनों किडनी पर एक एक पीला वाला, वहाँ से कॉर्टिसोल स्रावित होता है। और कॉर्टिसोल अगर अधिक मात्रा में स्रावित हो तो इससे जो रोग होता है कुशिंग सिंड्रोम होता है, ठीक है ना। और यही कॉर्टिसोल अगर कम मात्रा में स्रावित हो तो उसके कारण अगर रोग होगा तो एडिशंस होगा। तो एक मीडियम, एक एवरेज जो है स्राव होना चाहिए, न ज़्यादा कम न ज़्यादा मुसीबत करता है। हृदय के अंतः, देख लीजिए, हृदय के अंतः सूजन को क्या कहते हैं? यानी हृदय के जो आंतरिक है उसमें सूजन को क्या कहते हैं? इन्फ्लामेशन को इंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडोकार्डाइटिस, ठीक है। आगे है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का होना ग्लाइकोसूरिया को बताता है, ग्लाइकोसूरिया यानी ग्लूकोज इन यूरिन। ओके, मस्तिष्क की विद्युत एक्टिविटी नापी जाती है, किससे नापी जाती है? EEG के जरिए मापी जाती है। मस्तिष्क में जो विद्युत इलेक्ट्रिक का करंट है वो EEG के जरिए मापा जाता है, ठीक है ना। आगे है, पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को क्या कहते हैं? तो पेरिटोनियल कैविटी में द्रव की उपस्थिति को एसाइटिस कहते हैं, यानी पेट में पानी हो जाना, ठीक है। रक्त में पोटेशियम की समान स्तर कितना होता है? तो रक्त में पोटेशियम का स्तर जो है समान से 3.5 से लेकर 5 जो है MEQ पर लीटर होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे मैं बढ़ता हूँ, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए रक्त को रेफ्रिजरेटर से 10 मिनट ज़्यादा पहले नहीं निकालना चाहिए। यानी जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना हो तो रेफ्रिजरेटर से पहले ब्लड को कितना समय पहले नहीं निकालना चाहिए? तो 30 मिनट पहले नहीं निकालना चाहिए, 30 मिनट पहले आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डेरिफाइलिन एक दवा है, तो डेरिफाइलिन एक ब्रोंकोडिलेटर दवा है जो श्वास नली को क्या करता है? फैलाता है और श्वसन की क्रिया को बेहतर बनाता है। डोपामाइन एक औषधि है, तो डोपामाइन एक औषधि है, एंटी शॉक औषधि है, जो आपको पता है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। आगे है, रीनल एडिमा डैश के जमाव के वजह से होता है। तो रीनल एडिमा मतलब गुर्दे में सूजन होना, यह यूरिया के जमाव से होता है, ठीक है। आगे है, थायराइड ग्लैंड में क्या बनता है? थायरॉक्सिन हार्मोन बनता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। थायरॉक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 के रूप में होता है, अलग अलग। आगे है, रक्त में कैल्शियम की मात्रा कम होने को क्या कहते हैं? तो रक्त में कैल्शियम की मात्रा अगर कम हो जाता है तो कम होना को हाइपो कहते हैं और ज़्यादा होना को हाइपर कहते हैं, याद रखिएगा। तो कम पूछेगा तो पहले हाइपो लगा होगा, ज़्यादा पूछेगा तो हाइपर लगा होगा, और कैल्शियम है तो कैल्शियमिया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है, सभी प्रकार के जीवाणु और विषाणु की मृत्यु कितने तापमान पर हो जाता है? तो देखिए, सभी प्रकार के जीवाणु का ताप जो होगा, विषाणु हो कुछ भी हो, जीवाणु हो विषाणु हो कुछ भी हो, यह सभी प्रकार के 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है आपको नष्ट हो जाता है।
ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में इसके नज़दीक में क्या है। मान के अगर आपको 130 दिया है ऑप्शन में, उसके बाद सीधा 140 दिया है, 110 दिया है, ठीक है, और 150 दिया है, तो क्या टिक मारिएगा? 130 वाला टिक मारिएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। 120 अगर डायरेक्टली दे देगा, 121 दे देगा, तो यही मारिएगा, समझ गए ना। ऑप्शन पर निर्भर करता है बहुत सारे क्वेश्चन। आगे है प्यूटिड ग्लैंड से अधिक मात्रा में स्रावित होने से कौन सा रोग होता है? तो प्यूटिड ग्रंथि से अधिक मात्रा में हार्मोन स्रावित होता है, उसे जिजान्टिज्म बोलते हैं, ठीक है ना, जिजान्टिज्म बोलते हैं, याद रखिएगा। प्लाज्मा से अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले द्रव को क्या कहते हैं? तो प्लाज्मा से अत्यधिक ऑस्मोटिक प्रेशर वाले जो द्रव होता है उसे CASF बोलते हैं, सेरे स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे शीत एनेस्थेसिया देने को क्या कहते हैं? कोल्ड एनेस्थेसिया देने को क्या कहते हैं? तो क्रायोथेरेपी कहते हैं। क्रायोथेरेपी में जहाँ भी आपको मतलब ये करना हो, ठीक है ना, जहाँ भी ये चीज़ें करना हो, क्रायोथेरेपी एक प्रकार से यह सर्जिकल प्रोसेस में भी आता है। मतलब क्या होता है कि जिस भी जगह पर आपको वहाँ नष्ट करना हो ऊतक को, तो यह एक इतना ठंडा ऊतक होता, इतना ठंडा वहाँ पे कर देता है ना कि वहाँ का ऊतक नष्ट हो जाता है। जैसे ऑटोमेटिक खुद समझिए कि आप मुंह में बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ रख लेते हैं, हाथ में बहुत ज़्यादा चीज़ ठंडा रख लेते हैं, तो आपका हाथ जो है थोड़ा देर काम नहीं करता है। तो क्या करता है, उससे भी ज़्यादा जो है आपको हार्ड जो है कोल्ड को वहाँ पे रखा जाता है क्रायोथेरेपी में, जो ऊतक को वहाँ नष्ट कर देता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है रक्त स्टोर करने के लिए उचित तापमान कितना होता है? तो लगभग 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 6 डिग्री सेंटीग्रेड उचित तापमान होता है, ठीक है ना। रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा क्या कहलाता है? तो रक्त में देखिए अधिक मात्रा मतलब हाइपर, और कार्बन डाइऑक्साइड है तो कैप्निया, हाइपर कैप्निया, ठीक है ना। फेफड़े को कोलैप्स होने को क्या बोलते हैं? देखिए फेफड़ों को कोलैप्स होने को निमोथोरैक्स बोलते हैं, ठीक है ना। और फेफड़ों को अत्यधिक सिकुड़न हो जाता है, उसमें फैलाव नहीं हो पाएगा ठीक ढंग से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एटिकैटेलेसिया बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है ब्रोंकी के असमान रूप से फैलने को क्या कहते हैं? श्वसन नली को असमान रूप से फैलने को ब्रोंकिएटेसिस बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रोंकिएटेसिस बोलते हैं, ब्रोंकिएटेसिस बोलते हैं, ठीक है। आगे है नवजात शिशु पीलिया नियोनेटल जॉन्डिस की चिकित्सा किससे की जाती है? मतलब नियोनेटल जॉन्डिस का जो चिकित्सा होता है किससे किया जाता है? फोटोथेरेपी से, ठीक है ना। आगे है जल शीर्ष हाइड्रोसिफलस में शिशु का सिर का आकार कैसा होता है? तो सामान्य से बड़ा हो जाता है, ठीक है ना, हाइड्रोसिफलस। आगे है मल के साथ रक्त आने के लक्षण को क्या कहते हैं? तो मल के साथ रक्त आने को मैलिना बोला जाता है, ठीक है ना। बच्चों में सूखा रोग मरासमस कुपोषण की कमी से होता है, तो मरासमस जो होता है प्रोटीन एनर्जी के कमी से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चों में बेरी किसके कमी से होता है? तो विटामिन B1 जिसे थायमिन बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है माँ के दूध में जीवाणुओं की वृद्धि रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? माँ के दूध में जो जीवाणु होता है उसको रोकने वाला पदार्थ कौन सा होता है? लैक्टोफेरिन होता है। लैक्टोफेरिन जीवाणुओं को वृद्धि को रोकता है, ठीक है। कैपुट सक्सीडेनम रोग शिशु में पाया जाता है कहाँ पे? तो कैपुट सक्सीडेनम में जो रोग पाया जाता है शिशु के स्काल्प में, ठीक है, याद रखिएगा। बच्चे का पहला अस्थायी दांत कितने महीने में आता है? तो लगभग यह 6 से 8 महीने में आता है अस्थायी दांत, ठीक है ना। आगे है PEM का पूर्ण रूप क्या है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ठीक है। आगे है 2.5 किलोग्राम भार से कम वजन वाले बालक को क्या कहते हैं? तो लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं, LBW कहते हैं, ठीक है ना। आगे है 6 माह तक शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार क्या है? तो सबसे सर्वोत्तम आहार 6 माह के उम्र तक माँ का दूध होता है, ठीक है, आगे रखिएगा। अपगार स्कोर डैश में विकसित किया गया? तो अपगार स्कोर 1952 में विकसित किया किसके द्वारा? तो डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा, ठीक है ना, डॉक्टर वर्जीनिया के द्वारा विकसित किया गया। आगे है यहाँ पे स्तनपान कराने वाले माताओं में डैश का खतरा कम होता है? तो जो माता अच्छे से स्तनपान समय समय पर कराती है वैसे महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा कम होता है, ठीक है। आगे हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो हेपेटाइटिस बी का इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 5 महीने होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपके एग्ज़ाम में 1 से 6 महीने हैं तो ये मत भूलिएगा, ये भी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। आगे है हाइड्रोसिफलस के सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या लगाया जाता है? तो हाइड्रोसिफलस जो बच्चे के जो सिर में जल भर जाता है
तो उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट यही किया जाता है कि शंट किया जाता है। शंट में एक पाइप के थ्रू, एक ट्यूब के थ्रू ब्रेन का एक्सेसिव जो फ्लूइड है उसको जो है बाईपास किया जाता है आपको पेट की साइड में, ठीक है ना, एब्डोमिन में। ओके, यही शंट होता है। हर्षपरंग रोग जो है उसको क्या कहते हैं, तो हर्षपरंग रोग को कॉन्जिनेंटल मेगाकोलोन भी कहते हैं, ठीक है ना। हर्षपरंग रोग को कॉन्जिनेंटल मेगाकोलोन भी बोलते हैं, ठीक है ना। आगे है काली खांसी का रोग जीवाणु से होता है। किस जीवाणु से, तो बर्डोटेला पर्टुसिस से भी होता है, बर्डोटेला पर्टुसिस से, ठीक है। मियादी बुखार यानी टाइफाइड बच्चों में किस जीवाणु से होता है, तो सल्मोनेला टाइफी से टाइफाइड फीवर होता है, याद रखिएगा। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखिएगा इसको। आगे है विटामिन B12 की कमी से होने वाले रक्ताल्पता यानी एनीमिया को क्या कहते हैं, तो विटामिन B12 की कमी से मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है, ठीक है, मेगाब्लास्टिक एनीमिया। पल्स पोलियो टीकाकरण भारत में कब शुरू हुआ, 1995 में शुरू हुआ, याद रखिएगा। आगे है अधिकतर वैक्सीन का भंडारण जो है डैश पर करते हैं, तो अधिकतर मैक्सिमम जो वैक्सीन होता है उसको 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हम लोग भंडार करते हैं, ठीक है ना। जन्म के बाद फेफड़ों में फैलाव न होना क्या कहलाता है, ठीक है ना, तो जन्म के बाद फेफड़ों में ठीक ढंग से फैलाव न हो पाना पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया बोलते हैं, पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। बच्चों में मोरो रिफ्लेक्स डैश तक होता है, 3 से 4 मंथ तक जो है प्रेजेंट रहता है मोरो रिफ्लेक्स। ओके, लो बर्थ वेट बेबी शिशुओं की देखभाल का तकनीक क्या है, तो लो बर्थ वेट बेबी में शिशुओं को देखभाल के तकनीक है KMC कंगारू मदर केयर, ठीक है। आगे है रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ RCH कार्यक्रम की प्रारंभ कब की गई, 1997 में। हो सकता है RCH का फुल फॉर्म भी पूछ दे, तो रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है सिक थेट डिप्टीरिया के परीक्षण के लिए किया जाता है। जन्म के बाद शिशु के शरीर का रंग नीला पड़ने से रोग होने का संकेत होता है। कौन सा रोग, तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है। चार हृदय से संबंधित रोगों का समूह टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट होता है, ठीक है। नवजात शिशु की पीलिया की चिकित्सा फोटोथेरेपी से की जाती है, पता होनी चाहिए। आगे है हाइड्रोसिफिलस में शिशु का आकार सामान्य से बड़ा हो जाता है। पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया अधिकांशतः किस उम्र के बाद होता है, तो लगभग 20 से 25, या ऑप्शन में अगर 25 से 30 रहे तो वही राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो पैरानोइड स्किज़ोफ्रेनिया समानतः 20 से 25 या 25 से 30 जो भी ऑप्शन में रहे आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है डाइज़ापाम एक औषधि है, तो डाइज़ापाम एक एंजियोलाइटिक औषधि है जो एंजाइटी वगैरह में काम देता है। ओके, भीड़ से डर लगना एगोराफोबिया कहलाता है, ठीक है ना, भीड़ से डर लगना एगोराफोबिया कहलाता है। आगे है डैश ने मानसिक रोग चिकित्सा में भोजन, मालिश तथा व्यायाम पर जोर दिया, तो हिपोक्रेट्स ने मानसिक रोगों में भोजन, मालिश और व्यायाम पर जो है बहुत ज़्यादा जोर दिया। ओके, क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाला साइकोसिस रोग क्या कहलाता है, देखिए क्रॉनिक एल्कोहलिज्म के कारण होने वाला साइकोसिस रोग होता है। अब देखिए होता यह है कि क्रॉनिक एल्कोहलिज्म लेते लेते व्यक्ति अचानक से जो है छोड़ देता है, ठीक है ना, अचानक से जो है लेना बंद कर देता है अगर एल्कोहल, तो उसे एल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम होता है, या इसी को डेलेरियम ट्रेमेंस बोलते हैं, ठीक है। जब बहुत दिनों से व्यक्ति ले रहा हो एल्कोहल और अचानक से उससे जो है एल्कोहल छोड़ना पड़े या बंद कर देना पड़े या बंद कर दे, तो उसमें एल्कोहल विथड्रॉल सिंड्रोम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है व्यक्ति सामने कहे गए शब्दों को बार बार दोहराता है, उसे क्या कहते हैं, तो किसी शब्दों का बार बार अनुकरण करना या बोलना इकोलैलिया बोलते हैं, शब्दानुक्रम, ठीक है। ICD-10 क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया, WHO को द्वारा दिया गया, ठीक है, रोगों को बांटा गया। ICD-10 के चैप्टर F में डैश का वर्गीकरण है, किसका वर्गीकरण है, तो चैप्टर F में जो है आपको मानसिक एवं व्यवहारिक रोगों का जो है वर्गीकरण है, ठीक है। आगे है स्पर्श की माया कहलाता है, यानी हेलुसिनेशन ऑफ टच, टच की माया यानी छूने से जो माया होता है उसे टेक्टाइल हेलुसिनेशन बोलते हैं, स्पर्श की माया। ECT पर लगाई जाती है, ECT कहाँ पर लगाई जाती है, तो ECT ब्रेन के टेम्पोरल लोब पर लगाया जाता है, टेम्पोरल लोब पर, ठीक है, याद रखिएगा। विचित्र चेहरे बनाना ग्रीमेसी कहलाता है, जिसे हम लोग मुंह बनाना भी बोलते हैं, अजब तरह के मुंह बनाना, यह मेडिकल टर्म में ग्रीमेसी कहलाता है साइकेट्रिक में, ठीक है।
लूनेटिक एसुलम को डैश कहा जाता है, लूनेटिक एसुलम को ही मेंटल हॉस्पिटल कहा जाता है। ठीक है, एनडीपीएस एक्ट जो है कब लागू किया गया? 1985 में लागू किया गया। ठीक है, थ्योरेपेटिक एनपीआर डैश और डैश के बीच संबंध है, तो थ्योरेपेटिक एनपीआर टीएनपीआर नर्स और रोगी के बीच का संबंध है। ओके, आगे है व्यक्ति के द्वारा उग्र होकर स्वयं को मारने की कोशिश क्या कहलाता है? तो जो व्यक्ति उग्र हो जाए और स्वयं को क्षति पहुंचाए, मारने का प्रयास करे, उसे सुसाइड बोलते हैं। ठीक है ना। ईसीटी का समय जो है कितना होता है? 0.1 से लेकर 1 सेकेंड। वैसे इसका जो है 0.6 सेकेंड इसका होता है। अगर जो भी ऑप्शन में रहे आप लोग मारिएगा, इसके बीच में जो है आपका होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अंधेरे से डर लगना क्या कहलाता है? नाइक्रोफोबिया कहलाता है। याद रखना है। अजनबी से डर लगना जेनोफोबिया कहलाता है। जेनोफोबिया अजनबी से डर लगना। ठीक है। ट्रोकोमा के द्वारा, ट्रोकोमा किसके द्वारा होता है? तो ट्रोकोमा जो होता है क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के कारण होता है। ट्रेकोमा जो होता है आँख का रोग है, यह क्लेमेडिया ट्रेकोमैटिस के द्वारा होता है। आगे क्वेश्चन है, इंट्राओकुलर प्रेशर के बढ़ने को क्या कहते हैं? तो इंट्राओकुलर प्रेशर को बढ़ने को ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, ऑकुलर हाइपरटेंशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोमा एक ऐसी बीमारी है जिसमें विशेष रूप से क्या बढ़ जाता है? तो आईओपी लेवल बढ़ जाता है, इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व नष्ट होने लगता है। ठीक है ना। आगे है, जब नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है, जिससे दृष्टि दोष होता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कैटरैक्ट कहते हैं, जहाँ पर नेत्र लेंस धुंधला या अपारदर्शी हो जाता है। ओके। एफएनएसी का पूरा नाम क्या है? एफएनएसी का पूरा नाम क्या है? यह एक टेस्ट है जिसे हम लोग फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। क्या कहते हैं? फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं। एंडोकार्डियम की पर्दाह को क्या कहते हैं? तो एंडोकार्डाइटिस बोलते हैं। ठीक है ना। टिनिटस का मतलब क्या होता है? कान में घंटियों की आवाज़ देना, और यह सबसे आम लक्षण किसका है? मेनियर्स रोग का। याद रखिएगा। आगे है, अंडाशय को हटाने को क्या कहते हैं? जो ओवरी होता है महिलाओं में, उसको आंशिक या पूर्ण रूप से हटाने को ओफ्रेक्टोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओफ्रेक्टोमी बोलते हैं। याद रखिएगा। गठिया का मतलब होता है जोड़ों में दर्द, सूजन होना, जिसे अर्थराइटिस बोलते हैं। कुष्ठ रोग का जीवाणु कौन सा है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है। माइकोबैक्टीरियम लेप्राई होता है कुष्ठ रोग का बैक्टीरिया। रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना क्या कहलाता है? रक्त में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया कहलाता है। समझ गए? तो इस प्रकार से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन को आज यहाँ पे करा दिया। अब आप इसे अच्छे से देखिए, समझिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।